हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है समास। पहले मैं मार्कर ले लेता हूँ, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है समास। तो आज हम समास को पूरे विस्तार से समझेंगे और साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में जो लगातार समास से प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे आखिरी में हम आपको ये पूरा स्लाइड जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देंगे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और आप आसानी से याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रश्न के जरिए हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, समास किन शब्दों से मिलकर बनता है। तो यदि आपको आंसर पता हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, समास जो है यह सम और आस से मिलकर बना हुआ है, जहां पर सम का अर्थ है समान और दूसरा शब्द हमारा जो है आस, इसका अर्थ होता है कथन। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई मतलब निकलता है तो उस नियम को हम समास कहते हैं। जैसे यहां पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहां पर हमारा एक शब्द है राजा और दूसरा है का और तीसरा है पुत्र। अब यहां पे कुल हुआ क्या, राजा का पुत्र। अब इसे हम संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखेंगे राजपुत्र। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे अलग अलग जो लिखा हुआ है राजा का पुत्र, और यहां पर इन तीनों के लिए मात्र एक शब्द है राजपुत्र। अब इसका भी वही अर्थ होता है जो इन तीनों का होता है। तो इस प्रकार से हमेशा दिमाग में रखिएगा कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई ऐसा शब्द बनता है जिसका मतलब निकलता है तो उस नियम को हम समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त कर देना। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं राजा का पुत्र, इन तीन शब्दों को संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिखा गया है, तब यह बना है राजपुत्र। तो समास का शाब्दिक अर्थ हमेशा होता है राजपुत्र। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछता जा रहा है और आगे पूछने की प्रवृत्ति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो भी सकता है आगे पूछे। तो मैं आपको बता दूं, समास जो है यह कुल 6 प्रकार का होता है। अब यह कुल 6 प्रकार कौन होता है, अब हम इसको पूरे विस्तार से देख लेते हैं। पहला हमारा होता है तत्पुरुष समास। दूसरा होता है कर्मधारय। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है अव्ययी भाव समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठवां है
बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा समास जो है कुल 6 प्रकार का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि यथासंभव में यथासंभव में कौन सा समास है। दोस्तों यह प्रश्न लगातार यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यथासंभव शब्द जो है इसमें हमारा अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास को हम कैसे याद रखें, इसके लिए हम ट्रिक से देखेंगे पूरे विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अव्ययी भाव समास हमारा जो होता है इसमें हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। अब पूर्व पद का क्या मतलब है। अब यहाँ पे पूर्व पद का मतलब यह है, जैसे यथा संभव लिखा हुआ है। अब यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है यथा और दूसरा है संभव। तो पहला हमारा जो शब्द होता है उसी को पूर्व पद कहते हैं, और अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस स्लाइड पे अब देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास जो है यह कई प्रकार का होता है, यानी कि इसे याद रखने के लिए कई महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जिसे यदि आप याद रख लेते हैं तो परीक्षा में बड़ी ही आसानी से कम समय में अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं और सेकंडों में हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला शब्द है अनुकूल। पहला शब्द है अनुकूल। अब ये अनुकूल शब्द जो है इसमें पूर्व पद है अनु और उत्तर पद है यानी दूसरा कूल। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको किसी शब्द का पूर्व पद अनु मिले तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अब हमारा दूसरा शब्द है आजन्म। अब यहां पर देख लेते हैं पूर्व पद जो है आ है। अब यहां पर भी याद रखने वाली चीज है कि जब भी हमें किसी शब्द का यदि पूर्व पद आ मिले तो वहां पर भी हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अब तीसरा हम शब्द देख लेते हैं। तीसरा हमारा शब्द है प्रतिदिन। अब इस प्रतिदिन शब्द में पूर्व पद जो है प्रति। अब दिमाग में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कोई शब्द परीक्षा में मिले और उसमें पूर्व पद प्रति हो तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से हमारा एक और शब्द है भरपेट, यानी कि पेट भर के। खाना हमेशा पेट भर के खाना चाहिए और पढ़ाई भी हमें पूरा जम के करना चाहिए। अब भरपेट शब्द में देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व पद जो है भर। तो किसी भी शब्द के यदि स्टार्टिंग में यानी कि पूर्व पद भर मिले तो वहां पर भी हमारा हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास का हमेशा कुल 6 भेद होता है। अब वो 6 भेद कौन सा होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम इस स्लाइड पे पूरे विस्तार से तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए तत्पुरुष समास हमारा जो होता है ये इसमें पहला जो हमारा होता है
कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा जो होता है करण तत्पुरुष समास। तीसरा जो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास। और छठवां होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी शब्द जो है हमारा, इसे सबसे पहले हम अलग अलग करके लिखेंगे। यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला जो होता है उसे गगनचुंबी कहते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में आप देखे होंगे, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जो पूरे आकाश की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वो गगन को चूमती हैं। तो उसे हम एक शब्द में गगनचुंबी कह सकते हैं। और गगनचुंबी जो होता है, जब हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं यानी कि विग्रह करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पूर्व पद यानी शुरुआत में और आखिरी पद वाले शब्द में, आखिरी पद है चूमने वाला, आखिरी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हमेशा यदि को मिले शब्द के, तो वहां पर हमेशा हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। यानी कि जब भी किसी शब्द का विग्रह करेंगे और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में यदि आपको को मिले, तो वहां पर हमेशा कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रस भरा में कौन सा समास है। रस भरा यानी कि रस से भरा। अब रस से भरा, रस से भरा, रस से जो भरा होता है उसे हम कहते हैं रस भरा। तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में यदि आपको से मिले, तो वहां पर हमेशा हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तुलसी कृत में कौन सा समास है। अब तुलसी कृत जो शब्द है, इसका हम विग्रह करते हैं यानी कि अलग अलग लिखते हैं। यह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। यानी कि जब भी आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में द्वारा मिले, तो वहां पर हमेशा आपका करण तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष समास होगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो करण तत्पुरुष समास है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है शिव अर्पण में कौन सा समास है। शिव अर्पण, अब इस शब्द का हम विग्रह करते हैं यानी कि अलग अलग लिखते हैं, तो यह हो जाएगा शिव के लिए अर्पण। शिव के लिए अर्पण यानी कि इतने बड़े शब्द को हम मात्र एक छोटे शब्द में लिखते हैं, जो है शिव अर्पण। तो हमेशा याद रखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में यदि आपको के मिले, ठीक, तो वहां पर हमेशा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में यदि आपको, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, के लिए मिले, यानी कि शिव अर्पण का जब
अलग अलग विग्रह करके लिखेंगे, यह हो जाएगा शिव के लिए अर्पण। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में के लिए मिले तो वहां पर हमेशा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देशभक्ति में, नहीं सॉरी, देश निकाला में कौन सा समास है? अब देश निकाला शब्द को हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो यह हो जाएगा देश से निकाला, यानी किसी को देश से निकाल दिया गया है, उसे बोला जाता है एक शब्द में देश निकाला। अब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आपको से मिले तो वहां पर हमेशा आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब एक चीज नोट करने वाली है और उसे नोट कर लीजिएगा, यहां बीच में जो आपको से मिल रहा है इसका मतलब है अलग, यानी कि अलग किया जा रहा है। जैसे देश से निकाला, देश से निकाल दिया जा रहा है, नहीं कि देश से अलग कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। जब भी आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में से मिले और उस से का मतलब अलग निकल रहा हो तो वहां पर हमेशा आपका अपादान तत्पुरुष समास है। एक और शब्द देख लेते हैं। एक हमारा शब्द है एक वाक्य है, पेड़ से पत्ता गिरा। एक कई बार रिपीट पॉलिसी के विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पेड़ बीच में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आपको से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे से का मतलब यह निकल रहा है ये अलग हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेड़ से पत्ता गिरा, यह पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। जब आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में से मिले और उसका मतलब अलग निकल रहा हो तो वहां पे हमेशा आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत। अब इसका हम विग्रह करते हैं। विग्रह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विग्रह करने से हमें आसानी हो जाती है याद करने में या समझने में कि यह किस समास से शब्द निकला है। पदच्युत का हो जाएगा पद से च्युत। च्युत का मतलब होता है निकाल देना। अब देखिए पद से च्युत कर दिया गया, पद से अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो यहाँ पर से का मतलब अलग से ही संबंधित है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रामाज्ञा में कौन सा समास है? रामाज्ञा। अब इस रामाज्ञा राजाज्ञा राजाज्ञा शब्द का हम विग्रह करते हैं, यह हो जाएगा राजा का आज्ञा। राजा के आज्ञा को राजाज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूर्व पद है राजा और उत्तर पद, यानी कि प्रथम पद राजा और अंतिम पद आज्ञा, और बीच में क्या आ रहा है का। ठीक, तो पहले पद और अंतिम पद को यह का जोड़ रहा है, राजा का आज्ञा, एक शब्द में राजाज्ञा। ठीक, जब बीच में आपको का मिले और किसी चीज को जोड़ रहा हो, संबंध प्रदर्शित कर रहा हो, तो वहां पर हमेशा आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण और संज्ञा से मिलकर बनने वाला समास कौन सा है? तो यदि इसका आंसर आपको पता हो तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी जानकारी है, वो भी तैयारी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विशेषण और संज्ञा से मिलकर बनने वाला हमारा समास जो होता है, यह कर्मधारय समास होता है। अब इसको हम अन्य एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे, इसके लिए हम अगले स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो स्लाइड दिख रहा है,
यहाँ पे बताया गया है कि कर्मधारय समास की पहचान हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त पद के विग्रह में है जो एक साथ आता है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ पे है महाकवि। अब महाकवि का हम जब विग्रह करते हैं यानी कि अलग अलग लिखते हैं तो यह हो जाता है महान है जो कवि। अब देखिए विग्रह जैसे ही आप किए तो यहाँ पे है जो एक साथ मिला। अब इस महाकवि में जो है पहला जो शब्द है महा, यह है विशेषण। और दूसरा है कवि, यह कवि जो है यह है संज्ञा। तो विशेषण और संज्ञा से मिलकर बनने वाला जो हमारा समास होता है वह कर्मधारय समास होता है। अब दूसरा हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है नीलकंठ, यानी कि यहाँ पर भी पहला नील जो है विशेषण है, कंठ जो संज्ञा है। तो विशेषण और संज्ञा से मिलकर बनने वाला हमारा समास जो होता है कर्मधारय समास होता है। अब नीलकंठ का विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा नीला है जो कंठ। अब है जो एक साथ आया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है समस्त पद के विग्रह में है जो एक साथ आता है। अब इसी प्रकार से तीसरा हमारा शब्द है परमेश्वर। अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा परम है जो ईश्वर, इसमें भी है जो एक साथ है। इसी प्रकार से हमारा यह दो शब्द भी है। तो दोस्तों यदि हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसके बारे में चर्चा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जब हमारे वीडियो को अन्य लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर से बेहतर करने का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के अन्य एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे दिया हुआ समस्त के पद के विग्रह में के समान और के सदृश एक साथ आता है। पिछले वाले स्लाइड में हम देखे हैं कर्मधारय समास के विग्रह में है जो एक साथ आता है। अब इसमें हम देखेंगे के समान और के सदृश एक साथ आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चरण कमल। चरण कमल जो है समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे हो जाएगा चरण के समान कमल। अब वो जैसे ही विग्रह किए यहाँ पे के समान एक साथ मिला। इसी प्रकार से हम दूसरा शब्द देख लेते हैं मृगलोचन। अब मृगलोचन का जैसे हम विग्रह करेंगे यह हो जाएगा मृग के समान लोचन। तो कहने का मतलब है कि जब समस्त पद का आप विग्रह करते हैं और वहां पर आपको है जो और के समान या के सदृश एक साथ मिलता है तो वहां पर हमेशा आपका कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार से लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, यहाँ पर भी के समान है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर भी के समान एक साथ है। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, के समान यहाँ भी एक साथ है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कर्मधारय समास को पहचानने में आसानी होगी। अगला हमारा प्रश्न है किस समास का पूर्व पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। ये हमारा होता है द्विगु समास। द्विगु समास में होता क्या है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वह हमेशा एक संज्ञा होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिफला। त्रिफला, त्रि का अर्थ है तीन, ठीक, फला का अर्थ है फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार को त्रिफला कहा जाता है। अब एक चीज नोट करिएगा, ये हमारा द्विगु समास जो होता है यह किसी समूह को संबोधित करता है, यानी कि समूह के बारे में बताता है। जैसे कि हम एक और हमारे पास शब्द है चतुर्दिक। अब इस चतुर्दिक शब्द का विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा चार दिशाओं का समाहार। चार दिशाओं के समाहार को, चार दिशाओं के समाहार को चतुर्दिक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी चार दिशाओं के बारे में बता रहा है। तो द्विगु समास में हमेशा पहला पद जो होता है संख्यावाचक और अंतिम पद जो होता है संज्ञा होता है, समाहार यानी कि समूह।
समूह क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक जैसे चार, अंतिम पद समाहार यानी कि समूह। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न नहीं है, वही द्विगु समास के कुछ शब्द दिए हुए हैं समझने के लिए। आप देख सकते हैं, पहला है चौराहा। चौराहा का विग्रह होता है चार राहों का समूह। अब देखिए, जब समस्त पद का विग्रह करते हैं और पहला पद आपको संख्या और अंतिम पद समूह मिलता है, अंतिम पद समूह संज्ञा है, पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञावाचक हो, तो वहां पर हमेशा हमारा द्विगु समास होता है। इसी प्रकार से त्रिफला, तीन फलों का समाहार, पहला पद संख्यावाचक, अंतिम पद संज्ञा। इसी प्रकार से त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, पहला पद संख्यावाचक, अंतिम पद समूह यानी कि संज्ञा। इसी प्रकार से सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, पहला पद संख्यावाचक, अंतिम पद समूह यानी कि संज्ञा। तो द्विगु समास में होता क्या है, पहला पद जो होता है हमारा वह संख्यावाचक होता है और अंतिम पद जो होता है वह संज्ञा होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह आता है? योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका हम देख लेते हैं, किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह आता है? तो इसका हमारा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हाइफन यानी कि योजक चिन्ह आता है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल्स है कि नहीं हमारा। हाँ, एग्जाम्पल्स तो है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला शब्द जो है माता पिता। अब माता पिता जो है इसके बीच में योजक चिन्ह यानी कि हाइफन लगा हुआ है। अब एक चीज याद रखने वाली है या नोट करने वाली है कि आप परीक्षा में पहचानेंगे कैसे। तो इसका बड़ा सरल ही आसान तरीका है द्वंद्व समास को पहचानने का। जब इसका विग्रह करेंगे तो यह विग्रह, जब समस्त पद का विग्रह करेंगे और आपको विग्रह में और अथवा या एवं मिले, तो वहां पर हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता का विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा माता और पिता, यानी कि बीच में क्या मिला आपको? और। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है दिन रात, जिसे समस्त पद भी कहते हैं। जब इसका विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा दिन और रात। दिन और रात, दिन या रात, दिन एवं रात, तीन प्रकार से लिख सकते हैं। तो बीच में आपको और अथवा एवं या मिले तो वहां पर हमेशा आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस समास के विग्रह पर और अथवा या एवं आता है? सेम वही चीज है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जब विग्रह करते हैं तभी हमें और अथवा या एवं मिलता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। नोट करते जाइएगा जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने पढ़ा तो सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपसे जो छूट रहा होगा आप उसे नोट करते जाइएगा, बाद में रिवीजन में आसानी होगी। हमारा यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका मतलब है दोनों पद मुख्य होते हैं। तो यह हमारा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं द्वंद्व समास के बारे में कि बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है यदि समस्त पद के, तो वहां पर हमारा हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हमेशा हमारा द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो यदि इसका आंसर पता हो आपको तो कमेंट करके तुरंत हमें बताइए। आप में से जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा और जिसका आंसर सबसे ज्यादा सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखेगा, यानी कि वह कमेंट बॉक्स में टॉप पर होगा। इसीलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, अपने अपने आंसर बताते रहिए, ताकि मुझे भी आपके नाम को हाईलाइट करने का एक मौका मिले। और मैं आपको अपने तरफ से मौका दे ही दिया हूँ वीडियो को लाइक शेयर करने का। तो यहाँ पे पूछा हुआ है लोटा डोरी में कौन सा समास होता है। अब लोटा डोरी जो होता है यह समस्त पद है। समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा लोटा और डोरी। अब देखिए यहाँ पर भी बीच में और आया, समस्त पद के विग्रह में लोटा और डोरी, तो बीच में और आया। या ऐसे भी लिख सकते हैं लोटा या डोरी, लोटा एवं डोरी। तो जब भी समस्त पद के विग्रह में और अथवा या एवं मिले तो वहां पर हमेशा हमारा द्वंद्व समास होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, यानी कि मुख्य नहीं होते हैं, बल्कि और किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरे के बारे में बताता है, इसीलिए वो दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं। तो वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो होता है इसका न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद दोनों भी प्रधान नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिया है। जैसे त्रिनेत्र हमारा जो है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो यह आएगा जिसके तीन नेत्र हों। अब यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र में पूर्व पद है त्रि और यहाँ पे उत्तर पद जो है नेत्र है। ठीक, तो यह त्रि और नेत्र यानी कि पूर्व पद उत्तर पद को मिलाने के बाद यह बना त्रिनेत्र। और यह किसके बारे में बता रहा है? शंकर जी के बारे में, यानी कि तीसरे के बारे में बता रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान होते हैं, क्योंकि इसका भी यह भी किसी विशेष चीज के बारे में नहीं बता रहा है, यह भी किसी विशेष चीज के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता दे रहे हैं। तो जब भी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताएं या तीसरे की तरफ इशारा करें तो वहां पर हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पे कुछ और शब्द हैं बहुव्रीहि समास के। दूसरा हमारा है दसमुख, जिसके 10 मुख हो, अर्थात रावण। अब 10 और मुख ये दोनों मिलकर किसको बता रहे हैं? रावण को। तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबोदर का हो जाएगा लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात पेट। जिसका पेट लंबा होता है उसे लंबोदर कहते हैं। और लंबोदर शब्द बताता है गणेश जी के बारे में। तो जब भी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताएं तो वहां पर हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास होता है। इसी प्रकार से बीड़ा पानी है, इसका विग्रह हो जाएगा जिसके पानी में बीड़ा हो, अर्थात जिसके हाथ में बीड़ा हो। तो किसके हाथ में बीड़ा रहता है? सरस्वती जी के बारे में। तो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर सरस्वती जी के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी पूर्व पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं तो वहां पर हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो यदि पिछले प्रश्न को यानी कि 18 नंबर के प्रश्न को आपने विस्तार से बढ़िया से देखा होगा, समझा होगा, तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद जब मिलता है तब यह एक नया अर्थ प्रकट होता है। यह होता है किसमें? बहुव्रीहि समास में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है जो कि सबसे पहले होना चाहिए लेकिन सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो हमारा प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। यहाँ पे संक्षेप दिया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है, राजा का पुत्र। अब पूर्व पद उत्तर पद। अब इतने बड़े शब्द को हम संक्षिप्त करके जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा राजपुत्र। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना जिसका कोई मतलब निकले, तो यह समास के नियमों से होता है। और समास का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना। तो यहाँ पे पूछा हुआ भी है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि संक्षेप। तो दोस्तों यह हमारा, देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है कि नहीं। नहीं, बीसी क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, यदि आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित हों उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे लाभ लेकर परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।